तो फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। और बताओ आप लोग कौन सा है पहला पद, मुझे पढ़ के बताओ। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर दावा, नागजू पर सिरताज को दावा, पुरहूत को पहाड़न के कुल पर दावा, सबे पश्चिम के गोल पर बाज को भूषण अखंड नवखंड महिमंडल के तम पर दावा, रवि किरण समाज को पूरब पश्चात देश दक्षिण ते उत्तर लौ जहां पातशाही तहा दावा सिरताज को शिवराज को। एक सेकंड गर्ल्स, मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं क्योंकि नहीं तो फिर मेरा बहुत फालतू नेट। आगे से जल्दी आना। Meet teaching time. Meet teaching. Speech हाँ, mode beeps. तो गर्ल्स ये तुमने पढ़ दिया था पूरा। अब ऐसे करो, इसके शब्दार्थ एक बार देख लो ताकि मुझे भी थोड़ा सा ध्यान रहेगा अभी देखने से कि कौन कौन से शब्दार्थ इसमें नहीं दिए गए हैं। तो वो मैं बता भी दूंगी और अगर मुझसे छूट जाए तो तुम पूछ भी लेना। सारे शब्दों के अगर मीनिंग आ जाए तो फिर कविता कठिन नहीं लगती है। तो एक बार देखना, इसके शब्दार्थ बताओ जरा क्या क्या दिए गए हैं। यस मैम। गरुड़ यानी एक भगवान विष्णु की सवारी जो सबसे तेज गति से उड़ने वाला माना जाता है। दावा यानी अधिपत्य, नाग यानी सर्प या सांप, नागजू यानी एक सेकंड, दावा का क्या बता रही हो? मैम आधिपत्य। अच्छा, आगे। मैम नागजू यानी हाथियों का समूह या फिर झुंड, सिरताज मुकुट यानी श्रेष्ठ, पुरहूत यानी इंद्र, पहाड़न यानी पहाड़ों, गोल यानी समूह या मंडली, अखंड यानी संपूर्ण, नवखंड यानी पृथ्वी के 9 खंड, भारत इलाव्रत की पुरुष, भद्रा, केतुमाल, हरि, हरण्य, रम्य और कुश, महिमंडल यानी पृथ्वी, रवि किरण समाज यानी सूर्य की किरणों का समूह, ते यानी सेव, लौ यानी तक, पातशाही यानी मुसलमान बादशाह का शासन, तम यानी अंधकार। मैम हो गया। ठीक है, अब एक लाइन थोड़ा थोड़ा पढ़ो ताकि मैं थोड़ा थोड़ा को क्लियर करा सकूं। एक तो ये ध्यान रखो कि इसमें ब्रिज भाषा है। मैंने बिहारी पढ़ाते हुए भी तुम्हें बताया था कि ब्रिज भाषा है, और ये इसमें भी ब्रिज भाषा है, वो भी परिष्कृत ब्रिज भाषा है, जैसे शुद्ध ब्रिज भाषा भी कह सकते हैं। और ये जो छंद है जो हमने बिहारी में पढ़ा था वो था दोहा छंद है, और ये है सवैया छंद है। ज्यादातर जो भूषण के काव्य में सवैया छंद मिलता है। सवैया छंद के भी अलग अलग वो होती हैं, वर्गीकरण होता है। तो मत गयंद सवैया मिलता है, क्योंकि मत गयंद जो सवैया है वो एक ओजपूर्ण गुण में बहता है और वीर काव्य में ज्यादातर पाया जाता है। तो वीर काव्य ही लिखा है भूषण ने, इसीलिए मत गयंद सवैया है। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ो। यस मैम। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर देखो, दावा, गरुड़ नागजू का पर दावा जैसे नाग के समूह पर, है ना। गरुड़ जो है भगवान विष्णु की सवारी है, ये तो आपको कह दिया, लेकिन ये एक पक्षी है जो बहुत तेज उड़ता है। लगभग समझ लो कि मोर, मोर देखा है ना, यस मैम। मोर बहुत तेज उड़ता है और बहुत ऊंची तक उड़ लेता है। अब मोर जो है ना सांप खाता है, नागों को खाता है। ये भी अगर आप नजदीक जो रहते होंगे मोरों के, जिनके आसपास पले हों, तो उन्होंने देखा होगा। खास तौर से बड़े बगीचों में, पार्कों में कुछ लोग तो जानबूझ के मोर पालते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में सांप आप निकलते हैं तो डर नहीं रहता। मोर की और सांप की दुश्मनी है, तो वरदान प्राप्त है कि वो सांप को खा सकते हैं। तो जैसे मोर भारी है नागों के समूह पर,
मतलब भले ही सांप कई हों तो भी मोर से डर जाएंगे। समूह का मतलब ये होता है जिसमें बहुत सारे हों। तो नागों के समूह पर एक ही गरुड़ काफी है, मोर काफी है। ये समझ में आ रहा है इतनी लाइन? Yes, ma'am. आगे लाइन कंटिन्यू करो। म्यागजू पर तिन सिरताज को। वो तिम तो वो उसके लिए लगा है ना, सब जगह उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जैसे मोर, तो मोर की तरह ताकतवर हो गए शिवाजी, और जैसे नाग जो कि बहुत सारे होकर के भी बेशक औरों को खतरनाक लगते होंगे लेकिन मोर के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत कमजोर हैं उनके उसके आगे, तो वो हो गए बादशाह। अब इस पूरे के पूरे में माल्य उपमा अलंकार है क्योंकि सब में उपमा दी जा रही है। जिसमें एक उप में है उनके लिए शिवाजी के लिए, एक उपमान है शिवाजी के लिए और एक उपमान मिलता जाएगा औरंगजेब बादशाह के लिए। तो ये उसी तरह के लिए है तिमी। ये तो लाइन यहीं पे कंप्लीट हो रही है ना, अगली लाइन बताओ। Yes, ma'am. हाँ, दावा पुरहूत को पहारन के कुल पर दावा, पश्चिम के गोल पर बाज को। ज्यादा नहीं पढ़ो क्योंकि हर लाइन में अलग अर्थ हो रहा है और उपमा बदल जा रही है, तो एक एक का पहले बता दूं तो दूसरे में जाना ठीक रहेगा, नहीं तो मिस हो जाएगा और ठीक नहीं रहेगा। तो आधी लाइन पढ़ो, पूरा लाइन बहुत बड़ी हो रही है। Yes, ma'am. दावा पुरहूत को पहारन के कुल पर दावा। देखो यहाँ पर जो दावा इन्होंने पहाड़न पे कहा है तो वो ये दावा उसके लिए है जैसे वज्र के लिए, वज्रपात होता है ना, जो बिजली कड़कती है जब बहुत ज्यादा बरसात के दिनों में या सर्दियों में भी, जब बिजली गिरना जिसको बोलते हैं, गांव की भाषा में गाज पड़ना भी। तो पहाड़ों पर जैसे इंद्र भारी है। इंद्र क्यों भारी है? क्योंकि इंद्र का ही शस्त्र माना जाता है वज्र। कहते हैं कि इंद्र जब वज्र चलाता है तो वो बिजली गिरती है और बिजली चाहे किसी पहाड़ पर पेड़ पर जिस पर भी गिरती है वो चीरती हुई धरती में समा जाती है। तो जैसे वज्र है ना भारी है पहाड़ों पर, या इंद्र कह दो एक ही बात है क्योंकि इंद्र का ही वो शस्त्र है। उसी प्रकार शिवाजी बहुत ताकतवर हैं औरंगजेब के लिए। आगे लाइन, जैसे पहाड़ कमजोर है ना वज्र के सामने, उसी तरह औरंगजेब कमजोर है। जो कमजोर चीज होगी वो उनके लिए होगी और जो ताकतवर चीज होगी वो शिवाजी के लिए होगी। हाँ आगे। नाम पढ़ो। हाँ सबे पश्चिम के गोल पर बाज को। और सभी पक्षियों पर बाज, बाज पक्षी जो होता है वो पक्षियों में सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। अभी आपको मोर के लिए कहा था लेकिन मोर जो है ना उड़ने के लिए उतना नहीं है, उड़ने के लिए मैंने बोल दिया था, लेकिन वो बहुत उड़ तो सकता है और बहुत ताकतवर भगवान विष्णु की सवारी माना जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऊंचा उड़ने के लिए बाज पक्षी माना जाता है और पक्षियों में वो बहुत ताकतवर होता है। मतलब पक्षी छुपने लग जाते हैं। मोर तो देखो पेड़ के नीचे भी रहता है ना, लेकिन जितने भी पेड़ वाले पक्षी हैं वो इधर उधर छुपने लगते हैं, कौवा चिड़िया ये सब शोर मचा के, क्योंकि वो पक्षियों, देखो मोर जो है ना पक्षियों को नहीं डराता है, वो भले ताकतवर हो जो भी है लेकिन पक्षियों के लिए उससे डरने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाज है वो पक्षियों को मारता है, मेरे ख्याल से खाता है कि नहीं खाता है वो मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए बोल नहीं सकती, लेकिन मारता तो है, मारता है तो खाता भी होगा। तो उससे सबको डर लगता है पक्षी से, और बाज इतना ताकतवर होता है कि इंसान भी एक तरह से डरता है, अगर अकेला हो तो इंसान पर भी झपट जाता है वो। तो
जिस तरह से बाज के सामने चाहे जितने भी पक्षी हों वो सब कमजोर पड़ जाएंगे, बाज में इतनी ताकत होती है, उसी प्रकार जो शिवाजी हैं उनके सामने औरंगजेब के पास चाहे जितनी सेना हो वो सब कमजोर है उनके सामने। आगे भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को। अब कहते हैं कि ये पूरे जो 9 खंड हैं पृथ्वी के पूरे 9 खंडों में जो शिवाजी हैं सिर्फ वही बलवान है, उनके समान पूरे 9 खंडों में और कोई भी नहीं है। और थोड़ा सा इसे रिपीट करना, कुछ वर्ड हैं जो मुझे थोड़ी आइडेंटिफाई करने हैं। यस मैम, हम स्टार्ट नहीं, यही इसी लाइन को। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को। हाँ, ये वाला तम पर दावत रवि किरण समाज को। और शिवाजी बिल्कुल ऐसे चमकते हैं अपने शौर्य के लिए, अपनी वीरता के लिए, जैसे अंधकार में जैसे ही सूर्य निकलता है अंधकार का पता नहीं लगता। तम मतलब अंधेरा, तो कितना भी अंधेरा हो लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं अंधकार का नाम भी नहीं रह जाता, पता भी नहीं चलता कि अंधकार कहाँ चला गया। उसी प्रकार चाहे बादशाह की जितनी बड़ी सेना हो, चाहे वो जितना अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन जब शिवाजी सामने जाते हैं तो उनकी वीरता किसी काम नहीं आती है, पता भी नहीं चलता, वो लोग भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। आगे भी ये लाइन। यस मैम। हम्म, पूरब पश्चिम दक्षिण ते उत्तर लौ जा तो तुम्हारी आवाज पातशाही ना बीच बीच में कट भी जाती है, पता नहीं माइक ठीक नहीं है कि क्या है, फिर से बोलो। पूरब पश्चिम देश दक्षिण ते उत्तर लौ जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। मतलब पूरब से लेके पश्चिम तक चाहे जहां तक जो राज्य है औरंगजेब बादशाह का, सब जगह दावा शिवराज मतलब शिवाजी का है। उसकी बादशाही जहां तक भी है वो कभी भी शिवाजी की सेना वहां पर दावा बोल देती है और अपना दावा जो है ना वहां पर वो कर लेती है, अधिकार कर लेती है। चाहे जहां तक उसका राज्य जितना भी बड़ा है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर दावा करने से, चढ़ाई करने से शिवाजी डरते हों। कहीं पर भी कभी भी कर देते हैं। और है आगे। नो मैम, बस इतना ही था। अब देखो इसका पूरे का निचोड़ जो है ना ये है कि कवि ने 2 उपमान लिए। 2 उपमान मतलब हर लाइन में लगभग आधी आधी लाइन में भी 2 उपमान लिए हैं, जिसमें एक उपमान ऐसा है जो बहुत ही ताकतवर है और वो उपमान उपमेय शिवाजी पर उन्होंने किया। एक कमजोर उपमान है जो उपमेय बादशाह के लिए है, नाम नहीं लिया गया, लेकिन उस समय औरंगजेब ही बादशाह थे तो उन्हीं के लिए कहा गया है। और इस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे इस सवैया में तुलना की शिवाजी की और औरंगजेब की, और तुलना कर करके उन्होंने बताया कि वो बहुत ही कमजोर हैं शिवाजी के सामने और शिवाजी बहुत ताकतवर हैं। तो एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया माल्य उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमानों की माला है
और दूसरा तुलना अलंकार है, क्योंकि हर बार तुलना की जा रही है दोनों में, है ना। ब्रिज भाषा है और मतगयंद सवैया है, ये सब मैंने आपको शुरू में बता दिया। वीर रस है, अर्थ भी सारे बताए हैं। अब आप अपने आप इसे 1-2 मिनट में पढ़ करके देख लो कि क्या आपको इसमें कोई कठिनाई लग रही है। अगर लग रही है तो आप मुझसे साथ ही साथ पूछ लो। और ओज गुण है, ये मैंने कल बताया था, जो किसी लड़की ने पूछा था उनकी जीवनी पढ़ते हुए, तो ओज गुण है। इनमें से जितनी चीजें बता रही हूं, आप ये मत सोचना कि आपको याद ही बना रहेगा, भूल भी सकते हैं, तो नोट करते जाना, क्योंकि ये सब कुछ लिखा तो है नहीं बुक में। जो चीजें लिखी नहीं है वो आपको नोट कर लेनी चाहिए। तो जो जो बताते जाया करो, नोट करते जाया करो। गर्ल्स सब लोग पढ़ के देखना। यस मैम। जो लोग लड़कियां रीडिंग नहीं कर रही हैं वो सब मिलाती तो जाती हैं ना। यस मैम। हाँ हाँ, साथ साथ मिलाते जाया करो तो ज्यादा ध्यान जाता है। क्लियर हो तो फिर मुझे बता भी देना, ऐसा नहीं कि मैं यूं ही वेट करती रहूं। गर्ल्स सबने पढ़ लिया है या कोई कोई पढ़ रहा है? नो मैम, पढ़ लिया। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक यस है, मैम। तो फिर अब नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट कौन सा है? सजी सजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल पैफल खेल बेल खलक में गेल गेल गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारावार यो हलत है। गर्ल्स इसमें भी शब्दार्थ देख लो एक बार। यस मैम। साजी यानी सुसज्जित करके, चतुरंग यानी सेन यानी 4 प्रकार की सेना, हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना। अंग में उमंगधारी यानी अंग, प्रत्यंत में जोश भरकर उमंग में। तुरंत यानी घोड़े, नाद यानी बेहद, तुरंत नहीं, नगाड़ों की। तुरंग होगा, तुरंग। यस मैम, सॉरी, तुरंत। हाँ। नगाड़ों की तेज ध्वनि, सर्जा यानी शिवाजी की उपाधि, बहुत वीर। नदी नद यानी नदी, नालों की मस्त बाढ़ के समान।
बेहद यानी बहुत अधिक, रलत यानी बह रही है, मद यानी मस्ती, गेब्रन यानी श्रेष्ठ, गेब्रन यानी श्रेष्ठ हाथी, एलफेल यानी सेना। गैब्रन का क्या बता रहे हो? मैम श्रेष्ठ हाथी लिखा है। अच्छा, एलफेल यानी सेना यानी समूह के फैलने से, खेलबेल यानी खलबली मच गई, खलक यानी संसार, खलक में गेल गेल यानी गली गली में, दुनिया भर में यानी सब तरफ, गजम यानी हाथियों की, खेलपेल यानी धक्कम धक्की से, सेल यानी पहाड़ या पर्वत, उसलत यानी उखड़ना या हिलना डोलना, तारा सो यानी छोटे से तारे जैसा सूरज, धूरी धारा में यानी आकाश में धूल के बादलों में, जिमी यानी जैसे, धारा यानी ढाल, पारावार यानी समुद्र, पारा पारावार यो हालत है यानी धरती पर समुद्र ऐसे हिल डुल उठा जैसे थाल में पारा हिल रहा हो। इस काम हो गया। अच्छा ये बताओ आजकल सेना कितनी प्रकार की होती है? मालूम है? मैम 3 प्रकार की। हाँ, आजकल 3 प्रकार की होती है। जो पहले 4 प्रकार की होती थी। आजकल तो हमारी जो सेनाएं होती हैं वो 3 प्रकार की मानी जाती हैं। एक तो वायु सेना, जल सेना और थल सेना। तो पहले तो इतना डेवलपमेंट था नहीं कि जो वायु सेना और जल सेना हो। थल सेना को ही 4 भागों में बांटा जाता था। उसे चतुरंगिनी सेना कहा जाता था, जो कि अभी आपने पढ़ा। कुछ लोग होते थे जो रथ पर बैठकर लड़ते थे, तो वो रथी कहलाते थे। कुछ हाथी पर बैठ करके लड़ते थे, कुछ घोड़ों पर और कुछ पैदल। तो इस तरह से चतुरंगिनी सेना होती थी। चलिए अब थोड़ा थोड़ा पढ़ो। सजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग। जो चतुरंगिनी सेना सजी शिवाजी की, और कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, पूरी प्रसन्नता और उमंग से, उल्लास से, मतलब खुशी खुशी। आगे। धारी सर्जा शिवाजी, जंग जीतन चलत है। जंग मतलब युद्ध, क्योंकि शिवाजी युद्ध जीतने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहते हैं, यानी उनको जाना है। इसीलिए उनकी सेना, चतुरंगिनी सेना सज करके तैयार हो रहे हैं। आगे। भूषण भनत बेहद, भूषण कवि नगारन कहता है, मतलब भूषण भनत, भूषण तो कवि का नाम है, भनत मतलब कवि। आगे पढ़ो। नगारन के नदी नद मद, गैब्रन के रलत है। ये लाइन को ही रिपीट कर दो जहां से भूषण भनत से। यस मैम। भूषण भनत नाद बेहद, नगारन के नदी नद मद, गैब्रन के रलत है। अब ऐसा है, मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर मैं एक बार तुम थोड़ी थोड़ी देख लेना पढ़ के, क्योंकि मुझे ये डर रहता है कि कोई शब्द मिस ना हो जाए। नद मतलब एक तो नद होगा, एक नाद होगा। थोड़ा 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 पढ़ना जरा। नद और नाद दोनों शब्द हैं कि नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो जा रहा है। नाद बेहद, इस नगारन के। अच्छा ठीक है। जो नाद होता है मतलब आवाज। अब नाद किसकी हो रही है? नगाड़न की। मतलब नगाड़ों की जो तेज तेज आवाज होनी शुरू हुई। एक तो ये, मतलब चित्र उपस्थित कर रहे हैं सेना को, क्या क्या हो रहा है सेना में।
तो नगाड़े बज रहे हैं, काफी तेज तेज उनका शोर हो रहा है। दूसरा, जो गज हैं, हाथी हैं, वो बहुत श्रेष्ठ हाथी हैं उनकी सेना में, इसलिए उससे मद बह रहा है। जो श्रेष्ठ हाथी होते हैं उनके कान के पास छेद सा होता है और वहां से पानी सा बहता है, उसको मद कहा जाता है। जिस हाथी में जितना अधिक मद होगा उतना ही अच्छा ताकतवर हाथी माना जाएगा, और जिस हाथी में जितना अधिक मद होता है वो उतना ही झूम झूम के चलता है, क्योंकि मद जो है ना वो नशीला होता है। तभी तो कहा जाता है इसको बहुत मद है, बहुत अभिमान है, मतलब बहुत नशा है, ऐसे कहा जाता है ना। मद से ही तो मदिरा बना है, शराब को मदिरा भी कहा जाता है। तो वो बहुत ही मद है। जितने भी शिवाजी की सेना में हाथी हैं उनमें बहुत मद है। तो मद बहुत ज्यादा बहने से क्या हो रहा है कि नदी और नाले की तरह बह रहा है। अब कवि है, कवि को तो आपको पता है शब्दों का लाइसेंस होता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि कहा ही जाता है। तो सब चीजें अतिशयोक्ति से बता रहा है, क्योंकि वीर रस का कवि है और वीरता को बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है। वरना इतना तो क्या मद होता है कि जो नदी और नाले बह जाएंगे। लेकिन कवि है, जिस राजा के लिए कविता लिख रहा है, जिस सेना के लिए कविता लिख रहा है, उसमें जोश भरने का जो काम करता है कवि, वो कवि अच्छा कवि माना जाता है। क्योंकि जिस समय जिस चीज की जरूरत है कवि तो वैसे ही कलम चलाएगा, और उस समय बहुत जरूरत थी कि जो शिवाजी हैं उत्साहित रहें और ज्यादा से ज्यादा लड़ाइयों को जीत सकें। क्योंकि ऐसा लगता था कि उस समय जो शासन है बादशाह का वो खत्म होना चाहिए, और मराठा लोग चाहते थे कि हमारा अपना शासन हो। इसलिए आगे एक लाइन, एम एफल क्या तुम्हारी, अच्छा गर्ल्स कोई और भी पढ़ दो ना। देखो मुस्कान की आवाज ना कट जाती है, तुम्हें भी लगता है ना कि नहीं लगता? मेरे पास ही नहीं आती है, औरों के पास आती है साफ आवाज? बीच में कट जाती है ना, तो शब्द ना मिस हो जाते हैं। तो तुम लोग भी तो, तुम्हें भी तो पढ़ना चाहिए। वो लड़की पढ़ती तो है, उसमें उसका कसूर तो है नहीं, नेट ही ऐसा है तो क्या करें। तो कोई और पढ़ोगे? नहीं तो मुझे क्या, फिर तो मुस्कान तो पढ़ ही रही है। हम पढ़ते हैं। चलो पढ़ो तो, इसी लाइन को दोबारा पढ़ दो। कोई शब्द छूटा तो नहीं? अच्छा तुम लोग पूछते भी नहीं हो कुछ, अगर छूट भी जाए तो पूछा भी करो, ध्यान से पढ़। मुस्कान तुम भी ध्यान से मिलाते रहो। क्या कह रही हो? मान यही जो अभी मुस्कान में पढ़ा वही लाइन दोबारा। यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कुछ नहीं छूटा होगा तो फिर बोल दूंगी नेक्स्ट पढ़ो। सजी चतुर खेल तुम शुरू से मत पढ़ो, वहां से पढ़ो ना जो लाइन अभी हम बात भूषण वाली लाइन से भूषण पढ़ो। भनत वाली जो लाइन है। अच्छा, हाँ भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गेबरन के रलत है। अच्छा, ये तो मैंने सही तो बता दिया है पूरा। हाँ अब यहाँ से पढ़ो, फिर पढ़ दो कंटिन्यू। एन पैफल खेल भेल खलक में गेल गेल गजन की ठेल पेल सेल उस्लत है। हाँ अब देखो आगे कभी लिख रहा है, इसी से जो सेना सज रही है तैयार हो रही है उसका आगे चित्र लिख रहा है कि जो हाथी है ना एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टक्कर लगा रहे हैं, और गलियों में और सब जगह खलबली सी मच गई है पूरी पृथ्वी में।
क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से टकरा रहे हैं, वो हो रहे हैं कि जिस पर्वत से भी टकरा जा रहे हैं तो वो पर्वत तक, पहाड़ तक उछलत है, मतलब अपनी जगह से उखड़ रहे हैं, हिल हिल जा रहे हैं, उखड़ जा रहे हैं। उछलना होता है उखड़ जाना। उखड़ने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल उखड़ के गिर ही जाए, लेकिन अपनी जगह से हिल जाना, उखड़ जाना। अ, हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में अगर मान लो किसी बच्चे का हाथ अपनी जगह से हट गया, हाथ उखड़ गया, पैर कुछ हो गया, तो उछलना ही बोलते हैं। ये ब्रिज भाषा है और ब्रिज भाषा और बुंदेलखंडी भाषा के बहुत सारे शब्द मिलते हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हाथी हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उससे गलियों में सब जगह खलबली सी मच गई है। और पहाड़ में अगर वो टकरा जाते हैं, ठेल पेल, मतलब ठेल पेल वही होता है ना, धक्का मुक्की होना, जैसे मेलों में कहते हैं ना, ठेल पेल मची हुई है, सब धक्का मुक्की कर रहे हैं एक दूसरे को। तो धक्का मुक्की कौन कर रहा है? ये हाथी ही कर रहे हैं, क्योंकि वो मद बह रहा है, झूम झूम के चल रहे हैं। उन्हें थोड़ी ये थोड़ी ना कि फलाना सामने थोड़ी दब जाए, ऐसे तो चलना नहीं है। हाथी तो हाथी, जो ज्यादा ही फैल फैल के झूम झूम के चलता है, कहते नहीं हाथी की तरह चल रहे हैं। तो हाथी हाथी उस तरह से चल रहे हैं। तो काफी नशीले हाथी हैं, श्रेष्ठ हाथी हैं सेना में। तो गलियों गलियों में खलबली मच गई है, पहाड़ अपनी जगह से उछल रहे हैं, धरती हिल रही है, इस तरह का मंजर हो रहा है सेना के तैयार होने से। अब कवि का यही उद्देश्य है, ये बताना कि कितनी ताकतवर सेना है। अभी तो तैयार ही हो रही है, तो ये हाल है। जब लड़ने जाएगी तब क्या होगा, जब लड़ना शुरू कर देगी मतलब। ठीक है, आगे कंटिन्यू करो। तारा सो तरुणी दुरी धारा में लगत जिनी धारा पर पारा पारावारा यो हालत है। तो क्या वो जो सेना है ना, वो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि जहां देखो वहीं सेना ही सेना है। और ऐसे लगता है जैसे सेना का ही समुद्र उमड़ा जा रहा है। अब इस तरह से जो सेना का समुद्र ही उमड़ा जा रहा है, सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि उस धूल से धुंध सी छा गई है। जो सूर्य भी है ना, वो छोटा सा, जैसे थाली में सूर्य को देखो, या जैसे एक पारा, एक पदार्थ होता है, तो उसको थाली में डाल दो तो पानी में हिलता हुआ सा दिखता है, कि जैसे कोई छोटा छोटा सा सूर्य दिख रहा हो। सूर्य भी ऐसे छोटा सा दिखने लग गया है, मतलब इतना धुआं धुआं सा छा गया है धूल उड़ने से। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि चारों तरफ तरह की सेना है। अब अब की तरह सड़कें तो होती नहीं थी पहले, तो अब इसलिए धूल मिट्टी तो रहती ही होगी गलियों में। अब गलियों में धूल धूल मिट्टी में अगर आदमी भी चलेगा उसकी भी उड़ेगी, घोड़ा चलेगा उसकी भी उड़ेगी, रथों के पहियों से भी उड़ेगी। और हाथियों से तो कितनी नहीं उड़ेगी। और हाथी को तो वैसे भी धूल का शौक होता है, वो तो सूंड से उठा उठा के धूल अपने ऊपर ही डाल लेता है। तो धूल तो कितनी ना उड़ी होगी, तो सेना की सेना है पूरी। तो वो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा धूल के कारण धुंध सी छा गई है कि सेना ही सेना की विशालता है चारों तरफ। और सूर्य भी जैसे कोई तारा में हिलता हो, थाली में हिलता हुआ सा सूर्य छोटा सा पता चल रहा है। कोई बीच में कुछ कह रहा था? ठीक है, तो ये है। अभी आगे भी है इसमें लाइनें। मैम ये खत्म हो गया। तो अब इसको भी आप लोग पढ़ के देख लो कि इसमें आप लोग कुछ डाउट्स हो तो बताओ। थोड़ा सा ना आखिरी लाइन पढ़ना, यहाँ पे मुझे ये देखना है कि जिमी करके है क्या, जिमी पारावारियों हालत है। अगर ऐसे होगा तो फिर यहाँ पर वो भी होगा ना, उपमा अलंकार। एक बार पढ़ना आखिरी लाइन को थोड़ा। कौन सी लाइन बोला? आखिरी वाली, इसी सवैया की आखिरी। तारा सो तरुणी
बुरी धारा में लगत नी थारा पर पारा हाँ हाँ पारा हाँ वाली यो हाँ हलत है। इसमें जिमी पर हालत है करके है ना जो लाइन, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा इसलिए है क्योंकि संभावना की गई है कि ऐसा लगता है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन ऐसा है, लगता है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओजगुण मैम हाँ उपमा भी है। नहीं, उपमा देखो जब होता है, जब कहा जाता है कि ऐसा है, ठीक है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कि हो, तो फिर उत्प्रेक्षा हो जाता है जब संभावना होती है। और जब बिल्कुल कहा जाता है कि जैसे मान लो कहा कि चांद सा मुखड़ा, ठीक है, मतलब चंद्रमा सा मुख है, तो उपमा अलंकार हो गया। लेकिन चांद जिमी मुख, ऐसा लगता है जैसे चांद की तरह हो, तो फिर उत्प्रेक्षा हो जाता है। समझ रहे हो, थोड़ा सा अंतर रहता है। तो इसमें जिमी कहा ना कि ऐसा लगता है कि जैसे जो सूर्य है वो छोटा सा थाली में सा चमक रहा हो, मतलब दिखाई दे रहा हो, छोटा हो गया जैसे, तो इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस मैम। नहीं हो रहा हो तो ये कोई वो नहीं है, आप जब तक पूछ सकते हो जब तक संतुष्ट नहीं हो। कभी ये मत सोचना कि हमें जल्दी समझ नहीं आया तो हमें डांट पड़ेगी। हाँ क्या कह रहे हो? मैम इस पद में अनुप्रास अलंकार भी होगा क्या? अनुप्रास तो देख लो कहाँ पर तुम्हें लग रहा है, हो सकता है मेरे ध्यान न दिया हो, कहाँ पे लग रहा है तुम्हें अनुप्रास, बताओ। अनुप्रास का तो मतलब वही होता है ना कि जिसमें तुक बन रहे हो, अक्षर जैसे मान लो मिलते जुलते से हो, चम्मच है, चांदनी है, इस तरह से जब होता है, तो यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है तुम्हें, बताओ। मैम तारा से तारनी। अच्छा, हाँ हो सकता है। लाइन पढ़ना ये वाली, कभी कभी हो जाती, तभी तो मैं कहती हूँ तुम भी अलर्ट रहा करो। पर अनुप्रास की तो हाँ एक बार फिर एक वर्ड की आवृत्ति होती है बार बार। नहीं नहीं नहीं, तुम लाइन पढ़ो। लाइन तो पढ़ो। मैम तारा से तारनी दूरी धारा में लगे तो जीवनी हाँ थारा बिल्कुल, पर पारा हाँ हाँ तलवार। अनुप्रास की छटा है, अनुप्रास की छटा है। दोहराना नहीं होता गर्ल्स, जो कह रहे थे ना, कोई एक कह रहा है ना कि दोहराया जाता है, दोहराया नहीं जाता। जहां पे दोहराना होता है उसको पुनरुक्ति अलंकार बोलते हैं, और जहां पे अक्षर आ रहा है, अक्षर की तुकबंदी से हो रहा है, तो वो अनुप्रासी होता है, तो अनुप्रास की भी छटा है। ठीक है, ये भी बढ़िया है। और ओज गुण तो है ही, और सेना में जो वर्णन है वो चित्रात्मक है, क्योंकि आप चाहें तो एक चित्र भी बना सकते हैं इस पर कि कैसे कैसे ये घोड़े की सेना है, ये हाथियों की है, पैदल की है, और कैसे हाथी एक दूसरे से टकराते होंगे, है ना। ये सारा कुछ चित्र बन सकता है, एक फिल्म की तरह दिखाया जा सकता है। तो जो भाषा शैली है वो चित्रात्मक है, और कवि ने ऐसे लगता है कि जैसे युद्ध की तैयारियों को देखा है, और वाकई में देखा है, क्योंकि जो ये कवि होते थे पहले, ये योद्धा भी होते थे, युद्ध में लड़ने भी जाते थे, और लेखक भी होते थे, तो देखा हुआ ही तो लिखते थे। तो ये दोनों पद आपको क्लियर है? यस मैम। अब दो गर्ल्स ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये बड़े हैं ना पद, तो एक क्लास के लिए दो ही सही है। अब आप जो है ना थोड़ी देर वो रीड कर लो, वो निकाल लो, बोलियों वाला चैप्टर। Speech mode talk. कहाँ से छोड़ा था हमने? Exit